and respect for rights. But before going to our new subtopic, I would like to explain our previous part. In our previous part, we have studied about the one person, one vote, one value. तो उससे related, here are some questions which is related to our previous part. And the question is, why the following countries cannot be called democratic due reason? ये जो कंट्री है इसे हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी. व्हाई एंड गिव द रीजन. क्यों नहीं कहते उसका आपको रीजन बताना है. तो एज इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन must have right to give the vote. Means one vote and one vote must have one value. हमने डेमोक्रेसी की कंडीशन देखा है कि डेमोक्रेसी कभी कहलाएगी कि ईच पर्सन वन वोट एंड वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. जिसमें हमने देखा था एग्जाम्पल फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थर्ड कैटेगरी वाले पीपल को के वोट को वन वोट वन वैल्यू नहीं था. ओके, तो ये आपको इसका रीजन बताना है कि व्हाई वी आर नॉट कॉल्ड सऊदी अरेबिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एस्टोनिया एंड फिजी एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम इसे क्यों नहीं बुलाते? तो फर्स्ट इन सऊदी अरेबिया women do not have the right to vote. Means our condition is give right to vote to all the adult citizens of that country. But in Saudi Arabia there is no authority to women to give the rights. So we can't say that that country is a democratic country. Then what about the Estonia? Estonia people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. Means Estonia में जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हें वोटिंग देने में बहुत प्रॉब्लम आती है. They face so many problem in voting time. वोटिंग टाइम में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो so we can't say that the Estonia is a democratic country. Then what about the Fiji? In Fiji the electoral system is such that the vote of indigenous Fijian has more value than that of the Indian Fiji. I have already explained you about the indigenous Fiji and the Indian Fiji. Means in Fiji there are the importance of the indigenous Fiji vote rather than the Indian Fiji. Means वहाँ पे किसके वोट को ज़्यादा importance दिया गया है? Indigenous Fijian के वोट को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है किसके तुलना में? Indian Fiji. जबकि हमारा कंडीशन क्या है कि each vote must have वन वैल्यू. मीन्स जो भी वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. अगर वो एक वोट दे रहा है तो उसके एक वोट को इक्वल वैल्यू होना चाहिए. ये नहीं कि वो रिच पीपल है तो उसको हमने अलाउ कर दिया कि आप 2 वोट दे सकते हो, और अगर कोई पुअर पीपल है तो उसको एक ही वोट. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. चाहे वो पीपल कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, लेकिन वन वोट वन वैल्यू ही होनी चाहिए. ओके, तो इस तरीके से हमने हमारे प्रीवियस पार्ट को क्या कर लिया? रिकॉल कर दिया. देन टुडेज आवर सब टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताया है, तो लेट अस डिस्कस. ओके, तो व्हाट वाज हैपनिंग इन Zimbabwe? We will see now. Zimbabwe got independence in 1980 from the white people. जैसे हम देखा था कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल को हराश किया जाता था, सेम यहाँ पे भी जिम्बाब्वे ने व्हाइट पीपल से अपना आज़ादी ले लिया 1980 को. एंड देन देयर वाज वन पार्टी एंड द नेम ऑफ दैट पार्टी वाज ZANU-PF पार्टी. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पार्टी? ZANU-PF पार्टी. रूल आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद ZANU-PF पार्टी ने रूल किया. दिस पार्टी लीड टू द फ्रीडम स्ट्रगल. ये पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल दिया. जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सी पार्टी आई और बहुत सी पार्टी ने हमारे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया. सेम ZANU-PF पार्टी में भी स्ट्रगल. एंड द लीडर ऑफ दैट पार्टी वाज रॉबर्ट मुगाबे. कौन था लीडर? रॉबर्ट मुगाबे. एंड देन द रॉबर्ट मुगाबे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द जिम्बाब्वे. वो क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया. कैसे प्रेसिडेंट बना? तो लेट अस सी. He used unfair practices in elections. उसने इलेक्शन में unfair practice शुरू कर दी. Our condition is the election was held in a free and fair
2/3 मेजोरिटी होना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि ये रॉबर्ट मुगाबे ने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया अकॉर्डिंग टू हिज फेवर, यानी खुद के फेवर। उसको लग रहा था कि मेरे लिए ये रूल अच्छा है तो अमेंडमेंट कर दो, मेरे लिए ये रूल अच्छा नहीं है तो उसको हटा दो। मीन्स उसने अपने तरीके से कानून को चलाया। और हमारा क्या कहना है यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। मीन्स लॉ के लिए, लॉ के हिसाब से हमें रूल करना है और हमें राइट्स जो है हमारे उसका रिस्पेक्ट करना है। तो रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें रूल करना है एंड रूल बाय लॉ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ? यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर मीन्स रूल बाय लॉ। मीन्स उसने क्या किया है, रूल को अपने लॉ को अपने तरीके से रूल किया है। बट डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ मीन्स जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमें रूल करना है। देन अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड। जो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स थे वो बहुत परेशान थे, किसकी वजह से, रॉबर्ट मुगाबे की वजह से, कि रॉबर्ट मुगाबे तो कैसा था, अनफेयर प्रैक्टिसेस करने वाला था। तो डेफिनेटली वो क्या करता होगा कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है उन्हें हर तरीके से हरास करता होगा। देन प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। देयर वाज नो अथॉरिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। एंड इफ यू आर doing this type of work that time it was declared as a illegal। अगर आपने ऐसा कुछ किया, प्रोटेस्ट किया कि नहीं, क्रिटिसाइज किया, there was the rule no one criticize the government। वहाँ पे रूल ही बनाया गया था कि कोई उस गवर्नमेंट को, रॉबर्ट मुगाबे के गवर्नमेंट को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। और जिसने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ तो क्या होगा, वो इलीगल घोषित किया जाएगा। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। As before the Robert Mugabe there was the freedom of the television and radio। रेडियो को फ्रीडम था, टेलीविजन को फ्रीडम था। बट आफ्टर द रॉबर्ट मुगाबे he was control the television and radio। उसने टेलीविजन और रेडियो को भी कंट्रोल कर रखा था। यानी सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो उसको अच्छा लगेगा, कि हमारे पार्टी के बारे में लोगों को अच्छा रिप्रेजेंट करो, लोगों को अच्छा बताओ, हमारे पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। मीन्स अच्छा ही बताना है, अपोजिशन पार्टीज को आपको क्रिटिसाइज करना है। इस टाइप की उसने चाल चली थी, जैसे पहले अनफेयर प्रैक्टिसेस। देन जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। एज वी आर सीइंग दैट इन डेमोक्रेसी कंट्री जुडिशरीज वर्क इज अ इंडिपेंडेंट वर्क एंड नो वन इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी के वर्क को कोई इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। हमने ये भी देखा कि जुडिशरी एज प्लेज अ रोल एज एम्पायर, एम्पायर का रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। मींस ये जो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट थी वो जुडिशरी को भी इग्नोर कर रही थी। जुडिशरी को जो उनके जो कानून कायदे हैं या उन्होंने जो डिसीजन दिया उसे फॉलो नहीं कर रही थी। एंड देन द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वर अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जज। इन्होंने इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, प्रेशराइज करते थे जज को कि तुमको हमारे खिलाफ कभी भी कोई केस नहीं लड़ना है या नहीं सुनवाई करना है, आपको हमारे फेवर में ही करना है। एंड ही वाज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। बाद में ही वाज फोर्स आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। तो इस तरीके से हमने देखा जिम्बाब्वे का केस। ओके, जिम्बाब्वे एक इंडिपेंडेंस हुआ 1980 को। देन आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वाज द रूल ऑफ द ZANU-PF पार्टी and the leader of that party was the Robert Mugabe, and he used unfair practices in election, amended constitution in his favor, opposition party workers were harassed, protest was declared illegal, television and radio were controlled by government, and judiciary was also ignored by government. In the case of Zimbabwe, we have seen that the popular approval of the ruler is necessary in a democracy. But we can't say that all the popular leaders all the popular government is a democratic government, या all the popular leaders is not a autocratic, वो autocratic नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि हमने जिम्बाब्वे के केस में देखा था कि ZANU-PF पार्टी ये कैसी पार्टी थी जिसने स्ट्रगल लिया था, उसने स्ट्रगल किया था, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था। और रॉबर्ट मुगाबे
necessary to freedom the radio and television and to freedom the protest against the government. अगर प्रोटेस्ट कर सकते गवर्नमेंट के खिलाफ, और अपोजिशन पार्टी तो वहाँ पे बहुत खराश थी जितना, जबकि हमने देखा है डेमोक्रेसी कंट्री में जितनी वैल्यू रूलर पार्टी को होती है उतनी ही वैल्यू अपोजिशन पार्टी को होती थी। यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें कोई भी डेमोक्रेसी के जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कुछ क्राइटेरिया हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो हाउ कैन वी से दैट कि जिम्बाब्वे में डेमोक्रेटिक थी? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिम्बाब्वे डेमोक्रेटिक में आता है। इट्स इंक्लूडिंग द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे जो है रॉबर्ट ने कैसा रोल प्ले किया? मोनार्की के जैसा रोल प्ले किया, डिक्टेटरशिप के जैसा रोल प्ले किया है। उसने लोगों को हराश किया है, लोगों की लीगल जो राइट्स है वो छीन लिया है, और इसीलिए लोग हम इसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। दे शुड बी फ्री टू थिंक, हर किसी को अथॉरिटी की वो फ्री मैनर से सोच सके। एंड एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, मींस लोगों के सामने हर कोई इक्वल, लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी वाला हो चाहे वो रूलर पार्टी वाला हो। बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्ट बाय एन इंडिपेंडेंट। और ये राइट जो है हर कंट्री को अपने इंडिपेंडेंट होने के बाद ये राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम कह सकते हैं कि वो कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री है। जैसे कि हमारे इंडिया में वी हैव राइट्स to give the vote, all the adult citizens have rights to give the vote, then everyone have right to feel their express their feeling, everyone have right to think freely, everyone have right to take education। ये सारी चीजें हमारे इंडिया में हम फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। Similarly, here are some conditions that apply when the government win the election. On the election after that, what is the duty of that government? वो गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होती है? The duty of that government is to follow the rules and regulation of that country, कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट होने चाहिए, राइट जो सिटीजन है वहाँ के उनके राइट्स के रिस्पेक्ट होने चाहिए, जो हमें जिम्बाब्वे में देखने को नहीं मिला। वो वहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस शुरू थी। एंड रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें रूल करना है, ना कि लॉ हमारे अकॉर्डिंग बनाना है। जैसा रॉबर्ट मुगाबे ने किया था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो किया, लेकिन उसने इन हिज फेवर, अपने फेवर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, बट दैट इज अ रॉन्ग एंड दैट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द डेमोक्रेसी कंट्री। क्राइटेरिया क्या है? कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। हमें जितने भी बेसिक रूल्स है वी शुड फॉलो इट, वी शुड रिस्पेक्ट इट एज वेल एज वी रिस्पेक्ट फॉर आवर राइट्स, सिटीजन राइट्स। जो सिटीजन को राइट्स दिए गए, जैसे मैंने अभी बताया, सोचने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, देन बहुत से राइट्स दिए गए हैं, सारे राइट्स का अगर हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये हम कहेंगे कि वो कंट्री कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी मेजर डिसीजन है किसके थ्रू चलने चाहिए? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अकॉर्डिंग टू मी और यू। मेरे या आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने चाहिए, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड देन every officer's bearer has certain rights and responsibility assigned by the constitution and the laws। Means जितने भी officers है they have assigned their duty according to all rules and regulations, so they should follow it। उन्हें उससे फॉलो ही करना चाहिए, क्योंकि वो रूल्स और लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। एंड ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। एंड ईच वन आर द अकाउंटेबल मीन हर कोई क्या है? आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई चीज उस एरिया में होती है, स्टेट में होती है, कंट्री में होती है, तो एवरीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग्स। वो चीजों के लिए हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। ये नहीं कि एक सिंपल गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज एवरीवन हैव अथॉरिटी। एंड वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4। ये चैप्टर में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। देखिए another feature, last feature according to a democracy country, a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights। मीन चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मीन्स वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसमें रूल्स कैसे होने चाहिए? लिमिट्स में होने चाहिए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें लॉज दिए हैं, वो लॉज को लेकर सिटीजन के राइट्स का रिस्पेक्ट कर हमें गवर्नमेंट रन करनी चाहिए। तो इट इज अ लास्ट
लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो सिंपल डेफिनेशन, यहाँ पे समरी डेफिनेशन, जो सिंपल डेफिनेशन दी गई थी उससे हमने कितने फीचर्स देखे, 4 फीचर्स हमने दे पढ़ा है। एंड ऑल फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम के लिए सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर योर डेली लाइफ ऑल्सो। आपके डेली लाइफ में भी फीचर्स हमें याद रखने हैं कि वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, वी शुड रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन, वी शुड नॉट डू अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमें नहीं करना चाहिए हमारी इच्छा के तरीके से। तो ये सारी चीजें हमें डेमोक्रेटिक फीचर्स में देखने को मिला। तो लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। वी स्टार्टेड द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन लिया था हमने कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द representative of the government is elected by the people, in which the rulers elected by the people, that is called the democracy. Then we found that the definition was not adequate unless we explained some of the key words used in, means यहाँ पे जो importance दिए गए word को वो हमने explain किया है। And then according democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decision। में जितने भी रूलर्स इलेक्टेड किए गए हैं लोगों के द्वारा, दे हैव राइट्स टू टेक द ऑल डिसीजन, उनके पास डिसीजन लेने के राइट्स होने चाहिए। इलेक्शन शुड बी इन फ्री एंड फेयर मैनर्स, इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर्स में होने चाहिए। मीन इन इलेक्शन द पीपल हैव चॉइस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास चॉइस होनी चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके लाने के लिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑफ एन इक्वल बेसिस, इक्वल बेसिस पे सबको ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि रिच है तो उनको अथॉरिटी दी जाए या पुअर है तो उन्हें बिल्कुल सोसाइटी से निकाला जाए, ये नहीं होना चाहिए। एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स। और हमारे पास चॉइस तो है, हमने रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट करके लाया, बट दैट रिप्रेजेंटेटिव रूल्स दे आर अकॉर्डिंग टू द लॉ के तरीके से उन्हें रूल्स करना है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन राइट, जो हमारे लास्ट फीचर्स है। तो इस तरीके से हमने समरी भी देख लिया है, शॉर्ट समरी किसकी, हमारे डेमोक्रेसी कंट्री के फीचर्स की। ओके, तो आपको क्वेश्चन आएगा, राइट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी के आपको फीचर्स लिखना है कि कितने, ये 4 फीचर्स यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट डेफिनेशन एंड देन एक्सप्लेन इट वन बाय वन। आप पूरे फीचर्स की डेफिनेशन लिख सकते हो, देन आप वन बाय वन उस फीचर्स को, ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। सारा आप स्टोरी के थ्रू कर सकते हो, कंसेप्ट चार्ट के थ्रू कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन बी कम फॉर 5 मार्क्स। वो क्वेश्चन किसके लिए, 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। अगर एक को 1 मार्क्स के लिए पूछेगा तो सिर्फ राइट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, 3 मार्क्स के लिए पूछेगा राइट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। बट व्हेन द बोथ द क्वेश्चन आर कंबाइंड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तो ये क्वेश्चन जो है विल कम फॉर ओनली 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, जो भी हमने इतना एक्सप्लेनेशन किया। नो नीड टू राइट ऑल टॉपिक इन डिटेल में नहीं लिखना आपको। जो डेफिनेशन है यू हैव टू राइट डेफिनेशन एंड राइट एक्सप्लेन इट इनटू 2 or 3 लाइन्स। In this way we have completed our this topic, and we will meet in our next video with energetic, yes, energetic तरीके से हम मिलेंगे, and then we will start on new subtopic. Thank you very much and take care.